हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं हिंदी व्याकरण की ओर। जैसा कि आप सभी ने हिंदी व्याकरण के बारे में समझा होगा, तो हम ये फर्स्ट वीडियो हिंदी व्याकरण को लेकर के आए हैं और प्रत्येक वीडियो में हिंदी व्याकरण के द्वारा हम इस प्रकार से अग्रसारित होते रहेंगे। तो आज हम चलेंगे न्यूनतम पायदान से हिंदी व्याकरण की ओर परिचर्चा करेंगे, जिसमें वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और स्वर, स्वर की परिभाषा और उनके भेद और सभी वर्णों के उच्चारण स्थान और स्पर्श व्यंजन, व्यंजन जो चलते हैं, उसके बाद संयुक्ताक्षर, ये सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो चलेंगे हम क्या क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से हम यहाँ पे पुटअप किए हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलेंगे, बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान देंगे यहाँ वर्ण क्या है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि वर्ण क्या है, तो हम ध्यान देंगे कि वर्ण क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे, इसको परिभाषित करते हैं हम कि शब्द के उस खंड को वर्ण कहते हैं। शब्द के, शब्द आप समझते ही होंगे, जैसे ये क्या हो गया, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो शब्द के उस खंड को वर्ण कहते हैं जिसके पुनः खंड न किए जा सकें, यानी कि उसको पुनः फिर खंड आप नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, या वर्ण को मूलध्वनि भी कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि वर्ण को मूलध्वनि भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, वर्ण को मूलध्वनि भी कहा जाता है और वर्ण उस खंड को कहते हैं जिसका फिर किसी प्रकार की कोई टुकड़ा न हो या फिर उसका कोई खंड न हो। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो क्या है दोस्तों, वर्ण जो है वो शब्द की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वर्ण के द्वारा शब्द बनता है और शब्द के द्वारा एक वाक्य बनता है और वाक्य के द्वारा आप किसी कहानी को लिखते हैं। तो देखेंगे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, ए वर्ण जो क्या है, स्वर हैं। ये सभी क्या हैं, यहां से जो हुए, ये सभी स्वर हैं। क्या हैं, स्वर हैं। तो ध्यान देंगे, स्वर जो है कितने हैं, 11 हैं, यानी स्वर कितने हैं, 11, यानी कि 11 हैं। तो बढ़ेंगे आगे की ओर, देखेंगे यहां, ध्यान देंगे। इसी प्रकार व्यंजन में कवर्ग, कवर्ग हम समझते हैं, कवर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी को हम लोग कवर्ग कहते हैं। क से अंगत तक को कवर्ग कहते हैं और च से इय तक को हम लोग चवर्ग कहते हैं और ट से ड़ तक ले हम लोग टवर्ग कहते हैं और त से न तक तवर्ग कहते हैं और प से म तक को पवर्ग कहा जाता है। तो कवर्ग में क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। तो अब ध्यान देंगे इसमें कि सभी में हलंत लगे हुए हैं। सभी में, जैसे कि आप ऐसे क लिखकर ए ऐसे लगा दिए आप, तो ये हलंत, हलंत इज इक्वल टू हाफ लेटर ए हो गया, यानी कि आधा क ए है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये आधा क है। तो इसी प्रकार से ये हलंत, ख हलंत है तो आधा ख है और ग हलंत है तो आधा ग है। इस प्रकार से हम समझेंगे। तथा क्या है कि अन्य सभी इसी प्रकार के व्यंजन वर्ण भी उदाहरण हैं। इस प्रकार के और भी व्यंजन जो वर्ण हैं, जैसे आप चवर्ग लिख सकते हैं, टवर्ग लिख सकते हैं, पवर्ग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है व्यंजन के उदाहरण हो जाएंगे। तो बढ़ेंगे आगे की ओर। इस प्रकार से वाक्य को शब्दों में, यानी वाक्य जो है वह शब्द में उसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि रमेश हो गया, तो रमेश को हम क्या, रमेश जो है, रमेश घर जाता है, रमेश पटना जाता है, तो एक वाक्य हो गया। तो इसको आप शब्द में तोड़ सकते हैं। जैसे क्या हो गया, तो रमेश एक शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, पटना एक शब्द हो गया, जाता है एक शब्द हो गया, है एक शब्द हो गया। इस प्रकार से एक वाक्य को शब्द में आप तोड़ सकते हैं। शब्दों को वर्णों में विभक्त करने के पश्चात, शब्द को आप किस में विभक्त कर सकते हैं, वर्ण में।
शब्द को किस में तोड़ सकते हैं? वर्ण में, याद रखेंगे। और वाक्य को किस में तोड़ सकते हैं? शब्दों में। तो करने के पश्चात क्या होता है कि वर्णों को पुनः फिर विभक्त नहीं किया जा सकता है। जब आपका वर्ण में रूप में आ जाएगा तब फिर आप उसको किसी भी प्रकार से नहीं खंडन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण जो है वो क्या होता है? क्या? एक सबसे छोटी इकाई होता है। तो जैसे क आप लिख दिए हलंत देकर तो ये क हो गया। अब इसको आप किस प्रकार तोड़ पाएंगे? ये नहीं टूट पाएगा। जबकि आप वाक्य लिख देंगे तो वाक्य अलग अलग हो सकता है शब्दों के रूप में, और शब्द जो रहेगा, जैसे हम लिख देंगे कमल, तो कमल को हम लोग उसको वर्ण के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलेंगे आगे, और आगे यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि वर्ण का महत्व क्या है। ध्यान देंगे अच्छी तरह से और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और समझते चलेंगे। और अपने अभी तक आप लोगों ने एक पेन और कॉपी को नहीं लेकर बैठे हैं तो एक पेन और कॉपी को भी लेकर बैठ जाएं और एक नोट्स तैयार करते चलें। क्यों? क्योंकि वीडियो के प्लेलिस्ट में सारे हिंदी व्याकरण निम्नतम पायदान से उच्चतम पायदान तक आपको मिलते रहेंगे। तो देखेंगे वर्ण के महत्व क्या है कि वर्ण के योग से ही शब्द और पुनः वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि वर्ण को जोड़ेंगे तो वर्ण को जोड़ने से क्या हो जाएगा? शब्द बनेगा। और क्या बनेगा? जब शब्द को हम जोड़ेंगे तो क्या फिर बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। और इस प्रकार से हमें वाक्य का निर्माण करते हैं। और देखेंगे, ध्यान देंगे, अतः इसलिए शब्द, वाक्य अथवा किसी भाषा के सही लेखन, उदाहरण एवं अर्थ ग्रहण करने में वर्ण का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी आप शब्द को वाक्य में परिवर्तन करते हैं या किसी भी भाषा के सही लेखन जब करना हो तो उदाहरण एवं अर्थ उसको ग्रहण करने में वर्ण का जो है काफी योगदान होता है। बगैर वर्ण का आप किसी भी प्रकार की कोई भाषा को नहीं लिख पाएंगे, नहीं उसका कोई अर्थ निकल पाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर, बढ़ेंगे आगे की ओर। देखेंगे यहाँ पे, देखिए कुछ वर्णमाला के ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं वो लिपि जो है वो देवनागरी है। याद रखेंगे हम लोगों की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। और देवनागरी लिपि के वर्णमाला है, यानी कि मानक रूप, यानी कि छोटा रूप हम लोग जिसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे हम सभी, क्या है कि स्वर देखेंगे। स्वर जो हैं वह कितने हैं? तो स्वर आप देखेंगे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी टोटल कितने हुए? 11। टोटल कितने हुए? 11। तो 11 क्या हैं? स्वर हैं। अब देखेंगे इसे व्यंजन की तरफ देखेंगे। व्यंजन में देखिए एक कवर्ग है। कवर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन आप कह सकते हैं इसे। आप स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। चवर को भी आप स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। टवर को भी स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। तवर को भी स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। और क्या पवर्ग को भी स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यहाँ ध्यान देंगे ये सभी स्पर्श व्यंजन। और यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है? उष्ण व्यंजन। देखेंगे यहाँ पे क्या है? य, र, ल और व, ये क्या है? उष्ण व्यंजन। ये इसको याद रखेंगे, उष्ण व्यंजन है। ये क्या है? तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। याद रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन है। तो और आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं लेटर? देखेंगे यहाँ पे कौन से वर्ण है? तो ये संयोग्य छ है, ये त्र है और ज्ञ है और एक स्र है। तो अब ध्यान देंगे एक कैसे संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए क्या है? छ जो है वो क हलंत, अब प्लस में क्या हो गया आपका? मूर्धन्य स। ये दोनों मिल करके क्या हो गए? संयोग्य छ। अब देखिए त्र किससे बने हैं? त हलंत, र हलंत, ये दोनों मिल करके त्र बन गए। और ज्ञ देखिए ज हलंत इया, ये दोनों मिल करके क्या बन गए? ज्ञ बन गए। और स्र देखिए कैसे बने? तलव्य स हलंत र इज इक्वल टू स्र, जिसके कारण इसे हम लोग क्या? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, देखेंगे यहाँ पे गृहीत के बारे में समझेंगे।
जो औ है और ज जो है और फ है, ये जब वर्ण है, इन वर्ण के नीचे में एक बिंदु दे दिया जाता है जिसे हम लोग नुक्ता पढ़ते हैं, इसी को गृहीत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे हम लोग अनुस्वार, यानी कि जैसे हम लोग अ आ ए लिखते हैं तो उसमें औ के बाद में एक अन्न होता है, और अन्न का इज इक्वल टू मतलब होता है ऊपर में एक, जब एक ऊपर में बिंदु दे दिया जाता है किसी वर्ण के ऊपर, जैसे म के ऊपर में आप एक बिंदु को दे दिए तो इसे हम लोग म अनुस्वार कहते हैं। यानी इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अ आ ए ई यानी कि जो स्वर होते हैं वो सबसे लास्ट में एक अह होता है, तो अह को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो अह है, अह को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग इज इक्वल टू, ऐसे आप किसी भी शब्द के अंत में ऐसे लिखते हैं या किसी भी वर्ण के अंत में ऐसे आप लिखते हैं, तो ये आपका विसर्ग हुआ। तो चलेंगे अगले पॉइंट पे, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगले पॉइंट में क्या है? वर्णमाला। ध्यान देंगे आप, वर्णमाला क्या है, जिसको हम लोग अल्फाबेट समझते हैं अंग्रेजी में, कि भाषा की मूल ध्वनि के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की जो मूल ध्वनि होती है उसको आप एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कर देंगे, वही आपका वर्णमाला हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे आपको फिगर में दिखा दिए हैं। ये आपका क्या है? वर्णमाला है। जैसा कि आपको हम फिगर में यहाँ पे दिखा दिए थे, ये वर्णमाला है। तो चलेंगे आगे की ओर। इस प्रकार से ये सभी वर्णमाला थे, ये सभी वर्णमाला हैं। तो चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। वर्णमाला के बारे में आप समझ गए होंगे, हमें आशा है कि आप वर्णमाला के बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हम आपको एक बारीकी सी शब्द को यहाँ पे पुट करके हम आपको समझाते चलेंगे कि देखेंगे इसमें कौन क्या है। जैसा कि यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल को लिया कि मोहन चतुर लड़का है, तो देखिए यह एक जो है वह सार्थक वाक्य है, यानी कि यह एक सेंटेंस है। इसलिए कि इसमें देखेंगे आप कि मोहन जो है वह चतुर लड़का है, इससे एक वाक्य तो है ही, और वाक्य में भी यह एक सार्थक है, एक निरर्थक वाक्य हो जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो ये सार्थक वाक्य है। तो अब देखेंगे, हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट शब्द है वह क्या है? मोहन। सेकंड क्या है? चतुर। थर्ड क्या है? लड़का। फोर्थ क्या है। तो इस प्रकार से ये चार शब्दों के मेल से एक वाक्य बना है। क्या बना? चार शब्दों का मेल से यह क्या बना है? वाक्य बना है। चार शब्दों के मेल से एक क्या बना? वाक्य बना है। तो अब हम ध्यान देंगे इसमें कि जो मोहन है, ध्यान देंगे कि मोहन, तो मोहन में देखेंगे यहाँ पे कि कितने वर्ण आते हैं। तो देखेंगे म हलंत ओ, तब न जाकर मोह हुआ, ये आपका मोह हुआ, और ह हलंत अ, तब ह हो गया, और न हलंत जोड़ अ, तब न हो गया, इज इक्वल टू मोहन। तो अब इसमें टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल वर्ण कितने हुए? 6। ठीक इसी प्रकार से चतुर की ओर आप बढ़ेंगे। चतुर की ओर ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पे चतुर शब्द है, तो च हलंत अ इज इक्वल टू च आपका हुआ, और त हलंत जोड़ छोटी, इसको उ बोलते हैं या हर्षौ बोलते हैं, तो तू हो गया, और र हलंत अ इज इक्वल टू र। तो टोटल मिलाकर आपके इसको विखंडन किया गया, तो विखंडन करने के बाद आप जोड़ेंगे तो चतुर हुआ। तो चतुर में कितने वर्ण हो गए? तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 वर्ण हो गए। तो अब इसी प्रकार से देखते हैं, लड़का की ओर बढ़ेंगे। तो लड़का यह एक क्या है? शब्द है, क्योंकि कई सारे वर्ण को मिलकर के ये कंज्यूम करके बनाए जा रहे हैं। तो ल में देखेंगे, ल जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें लग रहा है कि अ जो है स्वर यहाँ पे छुपा हुआ है, जिसके कारण ल हलंत जोड़ अ इज इक्वल टू ल। और क्या देखेंगे यहाँ पे? ड़ के देखेंगे, तो ड़ क्या है? ड़ हलंत जोड़ अब, तो ल ड़, क हलंत जोड़ आ इज इक्वल टू लड़का। इस प्रकार तो इसमें टोटल वर्ण कितने हुए? 2 4 6, यानी टोटल वर्ण इसमें भी कितने हो गए? 6।
अब आप देखेंगे इस वाक्य के सबसे अंतिम शब्द की ओर चलेंगे, जैसा कि यहाँ पे है दिखाया गया है। तो देखेंगे ह हलंत अय इज इक्वल टू है। तो इसमें टोटल वर्ण 1 और 2, यानी टोटल वर्ण इसमें कितने हुए 2। तो अब हम काउंट करेंगे, इसमें ध्यान देंगे कि टोटल वर्ण कितने हुए। तो ध्यान देंगे इसमें टोटल वर्ण कितने हो रहे हैं कि 6 6 12 18 और 2 20, यानी कि मोहन चतुर लड़का है। इसमें टोटल वर्ण जो हुए वो 20 हुए। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको वर्ण समझ में आ गया होगा कि वर्ण कौन कहलाता है और शब्द कौन कहलाता है और वाक्य कौन कहलाता है। तो चलेंगे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ क्या है, स्वरों की मात्राएं। स्वर आप समझ गए होंगे, स्वर कौन है आप 11 समझ जाएंगे कौन कौन है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ। ये सभी कितने स्वर हैं 11 स्वर हैं। तो हम यहाँ पे बढ़ेंगे, देखेंगे कि स्वर वर्णों को बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ध्यान देंगे, स्वर वर्णों को बोलने में जो लगने वाला समय है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण आपके 11 हो गए हैं, तो आ इसको जो बोलने में आपका जो समय वहां पे लग रहा है, जो आप समय को गवा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो चलेंगे इसके आगे। अर्थात मात्रा बोल रहा है कि कालमान होता है, यानी मात्रा कालमान मतलब कि समयवान होता है। यह भी माना जाता है कि आंख की पलक झपकने में अथवा एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रा कहते हैं। यानी कि आपके जो आंख के पलक झपकने में जो समय लगता है, या आप इस प्रकार से चुटकी को बजाते हैं ऐसे, तो इस प्रकार से चुटकी के बजाने में जो आपका समय लगता है उसी को आप एक मात्रा समझेंगे, उसी को हम लोग एक मात्रा कहते हैं। तो अब चलते हैं, हम थोड़ा ध्यान देंगे मात्रा को निर्धारित कैसे करते हैं हम लोग, जिसके बारे में हम यहाँ ध्यान देंगे। देखेंगे क्या है, देखेंगे ये जो है वो स्वर है, और ये क्या है, निर्धारित उनके मात्रा है, और ये जो है क्या है, प्रयोग है। हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं किसी वर्ण में मात्रा को। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अपने घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं मात्रा के बारे में, तो बताते हैं कि देखिए ये जो आप कम लिख रहे हैं और इसमें अ की मात्रा लगा देना है, आ की तक काम हो जाएगा आ की मात्रा लगाने के बाद। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, देखिए जैसे आप यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे आप मात्रा जो है यहाँ पे पढ़ते होंगे कि क का की कु के कै को कौ कन कह। तो इस प्रकार से जो है वह ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो अ है इसमें क्या होता है, क में कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, का है जो आपकी 12 खड़ी होता है, तो इसमें क्या हो गया, मात्रा। आप देखें ये जो है आपका मात्रा है, मात्रा यानी इज इक्वल टू आ जो इसमें है वो मात्रा है। अब इसी प्रकार से ह्रस्व की इसको पढ़ते हैं, इसमें आपका जो है वह ह्रस्वीकार मात्रा है, इसको हम लोग ह्रस्व ई कहते हैं। इसी प्रकार से इसको दीर्घ दीर्घ की कहते हैं, तो दीर्घ की में जो है वो दीर्घाई मात्रा है, इसको में हम लोग दीर्घ मात्रा कहते हैं, तो इसको दीर्घाई ई कहते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग हर्षौ कु कहते हैं, इसमें कु की मात्रा होता है, इसलिए इन्हें हम लोग ऊ की मात्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊ की मात्रा कहते हैं। यानी कि ऊ में भी हर्षौ, याद रखेंगे ऊ में कौन हो, दोनों तो वो ही है, वो हर्षौ। तो इस प्रकार से हम चलेंगे अगले में, देखेंगे ये दीर्घौ कु है, इसको मात्रा इस प्रकार से है ये, और इसको हम लोग दीर्घौ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कौन सी मात्रा, दीर्घौ की मात्रा। और चलेंगे आगे की ओर, देखेंगे ध्यान देंगे आगे की ओर में, देखेंगे क में यहाँ पे रिकार लगा दिया गया है तो क्री हो गया है, तो इसको जो है क्या है, इस प्रकार की मात्रा है, और इसको रीकार की मात्रा बोलते हैं, री की मात्रा, री की मात्रा इसको कहते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार से इसको क एकार के पढ़ा जाता है, और इसमें जो है ये इसका मात्रा है,
और इस प्रकार से इसको मात्रा क्या है, ए। क्या है मात्रा, ए। इस प्रकार से चलेंगे, कए है ई, और इसमें जो है ये आपका मात्रा हो गया, और ये मात्रा होने के बाद में इसको हम लोग अय की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, अय की मात्रा कहते हैं। तो बढ़ेंगे आगे, इसको हम लोग को पढ़ेंगे, और मात्रा जो है इस प्रकार का आपका हुआ, और इसको ओ की मात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, ओ की मात्रा कहेंगे। तो और आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका कौ है, और इसका मात्रा जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे, और ये जो है औ की मात्रा है। क्या है, कौ, यानी कि औ की मात्रा है। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे क के ऊपर एक बिंदु है जिसे हम लोग अनुस्वार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अनुस्वार पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम लोग कन पढ़ेंगे, और कन के जो ये है इसको हम लोग मात्रा कहेंगे, और मात्रा का मतलब क्या हो गया, अन की मात्रा है। अन का मतलब अनुस्वार जिसको कहते हैं, ये अनुस्वार की मात्रा है। क्या है, अनुस्वार की मात्रा है। तो और आगे बढ़ेंगे, और एक आपका जो ये लास्ट है, ध्यान देंगे, क्या है, जैसे आप अ है यहाँ पे लिखते हैं, या कह आप लिख सकते हैं, कह भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, कह हो गया। तो ये क्या है, इस प्रकार की इसका मात्रा है। एक इधर क्या करते हैं, दो बिंदु दिया जाता है किसी वर्ण को लिखने के बाद में, तो इस प्रकार से अ हो गया, और इसको हम लोग विसर्ग की मात्रा कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस मात्रा के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। काफ़ी यह वीडियो आपके हिंदी व्याकरण के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि वर्ण का वर्गीकरण, यानी कि वर्ण का जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया, कि वर्ण को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे विभाजित करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे, कि वर्णों के वर्गीकरण का आधार केवल मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय को ही माना जा सकता है। अतः वर्णों के दो भेद होते हैं। देखिए कह रहा है, ध्यान देंगे आप, कि वर्ण की यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, कि वर्णों के वर्गीकरण का आधार केवल मात्रा, यानी वर्ण को आप किस प्रकार से, उसके केवल मात्रा को, और मात्रा तो आप जानते ही हैं कि 12 होते हैं। मात्रा कितने होते हैं, 12 होते हैं। और उनके उच्चारण में जो लगने वाला समय है, जो उनके वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है, जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय है, उसी को तो हम लोग मात्रा कहते हैं। जो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग मात्रा कहते हैं, और उसी मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं, उसी के वर्णों के वर्गीकरण करके आधार पर केवल मात्रा को हम लोग या उच्चारण के स्थान पर समय पर मान लेते हैं, और उसी प्रकार से हम लोग वर्णों को विभक्त कर देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। तो इस प्रकार से कौन कौन से इसके भागों में विभक्त करते हैं, तो एक आपका हो जाता है स्वर वर्ण, और एक हो जाता है आपका व्यंजन वर्ण। अब ध्यान देंगे, अब चलेंगे हम इसमें, ध्यान देंगे कि वर्ण के जो दो यहाँ पे भाग हुए, दो इसके फैक्टर यहाँ से टर्म ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट है स्वर, और सेकंड है व्यंजन। तो अब हम अगले चलेंगे टॉपिक की ओर। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कि स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए इनके जो परिभाषा है, इनके डिफिनेशन है, जो कुछ इस प्रकार है, कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट, बाधा या बिना अंगों के स्पर्श किए मुख से निकलती हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, और ना किसी प्रकार की उसमें खेद हो, कोई रुकावट हो, कोई बाधा हो, वैसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, और आप जानते ही हैं कि स्वर जो है कौन कौन है। जैसा कि हम आपको फिर से एक बार रिवर्स कर दें, कि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। तो चलते हैं इसके आगे, हम ध्यान देंगे इन्हें, फिर उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, इनका उच्चारण
स्वतंत्र रूप से होता है, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण इज इक्वल टू आप जब बोलते हैं तो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि उसमें किसी और का सहयोग नहीं लिया जाता है, और कोई उसमें जो लेटर हैं और कोई वर्ण हैं उसमें कोई सपोर्ट नहीं करते हैं स्वर वर्ण को उच्चारण करने में। वही तो स्वर वर्ण होता है, वही तो स्वर होता है आपका। जैसे आप देखेंगे कि हिंदी में निम्न स्वर हैं, यानी कि यहाँ पे दिया गया है तो आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ ये सभी स्वर कितने हो गए? 11। कितने हुए? 11। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है, इसी को हम लोग स्वर कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपको हिंदी व्याकरण की न्यूनतम पायदान से समझने में काफी क्या सहायता प्रदान करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक में ध्यान देंगे, यहाँ पे स्वरों के भेद की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे कि स्वर के भेद जो हैं वो क्या हैं, यानी कि काइंड्स जो हैं इनके क्या हैं। तो ध्यान देंगे हम कि स्वरों को उत्पत्ति, उच्चारण समय तथा उच्चारण के आधार पर और मुख तथा ओष्ठ की आकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे इनके हमें स्वरों के बांटने के जो तरीके हैं वो 2-3 तरीके हैं। तो हम लोग उनके कुछ उत्पत्ति के आधार पर बांट लेते हैं स्वर को, या उच्चारण समय तथा उच्चारण के आधार पर भी बांट लेते हैं, या मुख या ओष्ठ की जो आकृति के आधार पर भी हम स्वर को अलग कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट में ध्यान देंगे यहाँ पे हम कि उच्चारण समय के आधार पर हम देखेंगे इसमें कि उच्चारण जब करते हैं उच्चारण के आधार पर, यानी कि आपके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर स्वर को क्या है डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है? ह्रस्व स्वर, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर का यहाँ पे जैसा कि डिफिनेशन दिया गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर अथवा एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जैसे स्वर तो आप समझते ही हैं कि स्वर जो है टोटल 11 हो गए हैं, तो उसमें भी क्या डिवाइड किया जा रहा है कि जिस स्वर्ण में, जिस स्वरों में उच्चारण में क्या होता है एक मात्रा का समय लगता हो, उसी को हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे या उसको एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वो हैं कौन कौन। तो वो देखिए कौन कौन है, ध्यान देंगे आप, अच्छी तरह से नोट करते भी चलेंगे कि हर्षई हर्षऊ री, ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर इज इक्वल टू मुख स्वर भी कहा जाता है। तो चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में ध्यान देंगे यहाँ पे दीर्घ स्वर की ओर। देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना, दुगुना मतलब 2 गुना अर्थात 2 मात्रा, ध्यान देंगे, का समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। उन्हीं को तो कहा जाता है, या उन्हीं को तो द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। वो हैं कौन कौन? तो आ, दीर्घई, दीर्घऊ और री, याद रखेंगे। और क्या है? तो देखेंगे यहाँ पे कि ए ओ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। याद रखेंगे क्या है? दीर्घ स्वर हैं। क्या है? दीर्घ स्वर हैं। एकदम कंप्लीटली आपको याद हो जाना चाहिए। दीर्घ स्वर है जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, और आगे की ओर इसे हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, यानी कि द्विमात्रिक स्वर को क्या कहते हैं हम लोग?
संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर का एक और नाम संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है, द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे देखेंगे इसमें कितने कितने स्वर मिल जाते हैं, दो दो स्वर मिल जाते हैं, तभी तो इसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो दो दो देखिए, जैसे आ होता है तो आ में क्या हो जाता है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। आप ध्यान दीजिए, जैसे अ प्लस हर्षई इज इक्वल टू ए, अ प्लस हर्षऊ इज इक्वल टू ओ, और अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ। तो इस प्रकार से ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या इसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। यहां देखेंगे प्लुत स्वर। देखेंगे प्लुत स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो प्लुत स्वर देखेंगे, आप समझेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना, ह्रस्व स्वर सबसे पहले पढ़ा गया, तो ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रिक स्वर, और एक मात्रिक स्वर से 3 गुना समय लगेगा, उसी को तो हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। और ये प्लुत स्वर कैसे लिखे जाते हैं आप समझते होंगे, जैसे कि आपको ओम लिखा जाता होगा तो आप ध्यान देते होंगे, ओम ऐसे लिखा जाता है, तो ये 3 ऐसे लिखा रहता है हिंदी में, उसी को तो हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्रकार के लिखा रहता है 3, उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ध्यान देंगे। उत्पत्ति के आधार पर क्या स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट कौन से है? मूल स्वर। कौन है? मूल स्वर। तो अब मूल स्वर के बारे में हम समझेंगे क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती है मूल स्वर कहलाते हैं। तो वैसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है, उनका उत्पत्ति खुद होता है, वही आपका मूल स्वर कहलाते हैं। और वो हैं कौन? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे हर्षई, हर्षऊ और री, इसको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अब चलेंगे संधि स्वर के बारे में देखेंगे। संधि स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के संयोग से होती है, वो संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। बस बिल्कुल आप समझ गए होंगे, संधि स्वर इज इक्वल टू द्विमात्रिक स्वर इज इक्वल टू दीर्घ स्वर, और क्या यहाँ पे ऊपर में थोड़ी सी आप देखेंगे कि मूल स्वर इज इक्वल टू एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, ये दोनों में बिल्कुल एक दूसरे के समतुल्य हैं, एक दूसरे के सन्निहित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप समझेंगे कि मूल स्वर इज इक्वल टू ह्रस्व स्वर और संधि स्वर इज इक्वल टू दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर इज इक्वल टू संधि स्वर। तो अब चलेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे क्या है इसमें, उदाहरण में देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे द्विमात्रिक स्वर में जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये आपका संधि स्वर हो गया, इसे द्विमात्रिक स्वर कहेंगे क्योंकि 2 इसमें मात्राएं हैं, 1 और 1 2, ये द्विमात्रिक स्वर भी कहलाएंगे। तो चलेंगे अब हम अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक में यहाँ पे ध्यान देंगे हम क्या है कि व्यंजन। देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा की ओर यहाँ पे चलेंगे कि जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं हो अथवा वे स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हो, और उनके उच्चारण में, क्या उच्चारण में, देखिए ध्यान दीजिए, उनके उच्चारण में वायु किसी रुकावट बिना स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में
किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, वैसे वर्णों को आप व्यंजन वर्ण या व्यंजन कह सकते हैं, जैसा कि इसमें नोट किया गया। तो आप समझेंगे क्या है व्यंजन वर्ण में। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है, क है, च है, ट है, त है, प है, ह है, ये सभी क्या है, व्यंजन है। और आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे क यहाँ पे लिखा है, तो क में आप देखिए कि इसमें स्वर छुपा हुआ है, क्योंकि क हलंत अ इज इक्वल टू क। तो क में जो है वो क्या छिपा हुआ है, एक स्वर छिपा हुआ है। तो वह स्वर कौन सा है, अ है एक स्वर, और जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है उसी को तो हम व्यंजन कहते हैं। तो चलते हैं, आई होप, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि व्यंजन, जैसे च देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, च, तो च में क्या है, च हलंत अ इज इक्वल टू च। तो ये आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें स्वर की सहायता ली जा रही है। तो इस प्रकार से ये जितने सभी थे व्यंजन, इस सभी में स्वरों की सहायता ली जा रही थी। तो चलेंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजन के कुछ भेद हैं। तो अब हम देखेंगे व्यंजनों के मुख्य भेद कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं मुख्य भेद, 3 हैं। तो कौन कौन है, एक जो है वो स्पर्श व्यंजन है, दूसरा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, और तीसरा जो है वो उष्ण व्यंजन है। यानी व्यंजन के भी कितने भेद हुए, आप सभी समझ गए होंगे, आप सभी को याद हो गया होगा। तो व्यंजन के जो है वह उच्चारण के आधार पर 3 में भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट है आपका स्पर्श व्यंजन, सेकंड आपका अंतस्थ व्यंजन, और थर्ड जो है वो उष्ण व्यंजन है। तो अब हम चलेंगे स्पर्श व्यंजन की ओर। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से कि बिल्कुल हिंदी व्याकरण के न्यूनतम पायदान से एकदम उच्चतम पायदान की ओर आपको ले चलें। तो चलते हैं हम स्पर्श व्यंजन की ओर। जैसा कि यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की ओर हम ध्यान देंगे, ये आपका स्पर्श व्यंजन है कि क हलंत से लेकर के और म हलंत तक, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं इसको क्या, कि कवर्ग। क्या कह सकते हैं, कवर्ग से कहां तक, पवर्ग तक। कहां तक, कवर्ग से पवर्ग तक कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25, यानी कि 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो ये 25 हैं कवर्ग, यानी कि आप समझ गए हो, कवर्ग इज इक्वल टू क ख ग घ अंग, चवर्ग इज इक्वल टू छ छ ज झ इ य। तो इस प्रकार से क ख ग में 5 हो गए, छ छ ज में 5 हो गए, ट ठ ड में 5 हो गए, त थ द में 5 हो गए, और प फ ब भ म में भी 5 हो गए। तो इस प्रकार से 5 5 5 5 5, तो इस प्रकार से टोटल जो है स्पर्श व्यंजन कितने हुए आपके, 25 हुए। याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने हुए, 25 हुए। तो अब चलेंगे, क्योंकि इनको बोलते समय जीभ द्वारा वायु उच्चारण स्थानों की छूती है, और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इन्हें जो है कितने वर्गों में बांट दिया गया है, 5 वर्गों में बांट दिया गया है। तो 5 वर्ग कौन कौन से हैं देखेंगे, क से लेकर के म तक के बीच में, जैसा कि हम अभी बता दिए। तो क से म तक के बीच में आप ध्यान देंगे, क्या है, कवर्ग। कवर्ग हम लोग किसको कहते हैं, तो क ख ग घ अंग, ये सभी जब मिल जाते हैं तो इसी को हम लोग कवर्ग कहते हैं। चवर्ग देखेंगे हम लोग किसको कहते हैं, तो च छ ज झ इ य, इसमें सभी मिल जाने के बाद में क्या कहलाते हैं, चवर्ग कहलाते हैं। इसलिए सब में हलंत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो अ की सहायता ली गई है। तो देखेंगे आगे में टवर्ग में देखेंगे, तो ट ठ ड ढ और इस प्रकार से जो है वो इस सब में मिल गए हैं। तो इस प्रकार से टवर्ग हो गए, और यहाँ पे ड़ और ढ भी है, ध्यान देंगे इसको भी। अब आगे देखेंगे तवर्ग की ओर बढ़ेंगे। तवर्ग देखेंगे यहाँ पे, तवर्ग में त हलंत द हलंत द हलंत ध हलंत न, तो इस प्रकार से इसको हम लोग तवर्ग कहेंगे। ये भी कितने हैं, 5 हैं। ये भी कितने हैं, 5 हैं। और ऊपर वाले भी कितने थे, 5 थे, और उसके ऊपर वाले जो थे वो भी 5 थे।
अब आपके आगे यहाँ पे प वर्ग देखेंगे, प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, भ हलंत, म, ये भी कितने हैं? 5 हैं। यानी टोटल कितने हो गए आपका? 25 स्पर्श व्यंजन हुए। कितने? 25, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 हैं। तो चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। देखेंगे यहाँ पे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं जिसकी ओर हम ध्यान देंगे कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। तो य हलंत, र हलंत, ला हलंत, व हलंत, यानी कि ये जो यार हलंत, र हलंत, ला हलंत और व हलंत है, ये सभी क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये स्पर्श वर्णों तथा उष्ण वर्णों के अंतः में स्थित होते हैं। अंतः इज इक्वल टू आप समझ सकते हैं कि मध्य, मध्य में यानी कि बीच में स्थित होते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित होते हैं? बीच में, यानी कि अंतः, यानी कि अंतः इसीलिए अंतस्थ व्यंजन है। अंतः यानी कि बीच में होते हैं और बीच में होने के कारण ही इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे। आपको याद हो गया होगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन है? य, र, ल और व। तो चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक आपका यहाँ पे देखेंगे उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन में देखेंगे तलव्य स हलंत, मूर्धन्य स हलंत, दंत्य स हलंत और ह हलंत। तो ये जो चारों हैं वो क्या है? उष्ण व्यंजन है। क्या है? उष्ण व्यंजन है। याद रखेंगे ये सभी क्या है? उष्ण व्यंजन है। और उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? ध्यान देंगे 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। याद रखेंगे सभी लोग। स्वरों की संख्या 11। चलेंगे आगे। ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा यानी कि गर्म श्वास वायु निकलती है। जैसे देखेंगे यहाँ पे तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, इसको जो उच्चारण हो रही है इस प्रकार से, इसमें क्या हो रही है? गर्म श्वास वायु निकल रही है, जिसके कारण हम लोग इसे एक उष्मा निकल रही है, इसलिए हम लोग इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। देखेंगे आप, ध्यान देंगे यहाँ पे एक टॉपिक और है संयुक्त व्यंजन की ओर ध्यान देंगे कि 2 या अधिक व्यंजनों के मेल से ही संयुक्त व्यंजन बनते हैं। देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन भी है। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? जब 2 व्यंजन एक साथ मिल जाएंगे। 2 व्यंजन, 2 स्वर नहीं, 2 स्वर जब मिल जाते हैं एक साथ तो वो तो द्विमात्रिक स्वर कहलाने लगते हैं। उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं उसे। जब 2 व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तब हम लोग उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यह देवनागरी जो लिपि हम लोग है, हम लोग जो किस लिपि में है लिखते पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में जो है वो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन है? एक छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। तो हम ध्यान देंगे छ जो है वो हम लोग इसको इंग्लिश में देखिए के एस एच लिखते हैं, यानी के से जो आपका है क हलंत हो गया, अवेज से आपका मूर्धन्य स हलंत हो गया। ये दोनों को जब आपको कॉम्बिनेशन कर दिया गया तब जाकर के आपका एक छ बन गया, संयोग्य छ इसको बोलते हैं। और त्र जो है वह टी आर से बनता है, यानी त हलंत र हलंत इज इक्वल टू त्र। तो इस प्रकार से अभी 2 और बचे हैं। आपको यहाँ पे देखें दोनों को कि ज्ञ जो है वह क्या है? ज हलंत य, ये दोनों से मिल करके क्या बन गया? ज्ञ बन गया। और तलव्य स हलंत र हलंत, ये दोनों को मिल करके जो है स्र बन गया। तो अब चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक है आपका यहाँ पे वर्णों के उच्चारण स्थान। ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। और आपको उच्चारण स्थानों के बारे में खूब अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि कौन से वर्ण के उच्चारण स्थान क्या है। किसी का तालु है, किसी का होष्ठ है, किसी का कंठ है, किसी का मूर्धन्य है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं हम टॉपिक की ओर। तो ध्वनि मुख से जिन जिन हिस्सों से टकराकर बाहर की ओर निकलती है, यानी जो आप बोलते हैं वो बोलने के बाद आपके मुंह से जो जिस जिस टच करते हैं, जिस पार्ट्स से टच करके और बाहर निकलती है, वह भाग उसका उच्चारण स्थान कहलाता है।
आपको ये भी एक याद हो गया होगा कि उच्चारण स्थान क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ध्वनि मुख के जिन जिन हिस्सा से टकरा करके बाहर निकलती है वह आवाज, उसका आवाज के जो भाग उसका होता है, तो जो आपको टकरा करके जिस हिस्से से निकलती है वह ध्वनि, उसी को आप उच्चारण स्थान कहेंगे या समझेंगे। तो आप समझेंगे यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे है कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से 9 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? जो आपके उच्चारण स्थान है वो कितने हैं? 9 हैं। कितने याद रखेंगे? आपके उच्चारण स्थान पूछ दी जाएगी कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 9 हैं, यानी कि 9 भाग में इसको हम लोग बांट दिए हैं। तो 9 भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन से यहाँ पे ध्यान देंगे और सबके बारे में विस्तार से आप समझेंगे। तो चलते हैं हम ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पे एक हम फिगर को पुटअप किए हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी समझ में आए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि नासिका, नासिका में मीन्स क्या होता है? नासिका मीन्स होता है नाक, और नाक देखिए जो नाक से आवाजें निकलने वाली हैं वो क्या हैं, यहाँ पे जैसा कि मेंशन हमने कर रखा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो मूर्धा है, मूर्धा से जो निकलने वाली आवाज है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप इसके विस्तार से नीचे में की ओर भी हम मेंशन करके चले हैं ताकि इसमें अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हम नीचे एक परिभाषा देते हुए चलते हैं। दंत्य मूल यानी कि दांत के मूल से निकलने वाले जो हैं देखिए ये हैं, और दंत और तवर्ग देखिए दंत से तवर्ग और स भी निकलता है। दंत प्लस ओठ से जो दोनों से मिल करके वह निकलता है। इस प्रकार से तालु से देखेंगे जिसको तालव्य कहते हैं, तालव्य से निकलने वाले ये आपके वर्ण हैं। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, ओष्ठ से निकलने वाले जो हैं आपके ए वर्ण हो गए, और ओष्ठ और कंठ दोनों से मिलकर के ए हो गए, और कंठ और तालु दोनों से मिलकर ए हो गए, और केवल कंठ से निकलने वाले ए हो गए। तो इस प्रकार से अब हम इसके बारे में विस्तार से चल करके समझेंगे, देखेंगे क्या है, ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए कंठ या वर्ण है, यानी कि कंठ से निकलने वाले जो वर्ण है जिसके बारे में हम समझेंगे अब। जैसा कि फिगर में भी हमने दिखा दिया है आप लोगों को कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो, जिसका उच्चारण, जिस वर्ण को आप जब बोलते हैं तो उसकी आवाज जब है वह बाहर कंठ से निकलते हैं तो उन्हें हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह तथा विसर्ग, ये सभी किससे निकलने वाले हैं? कंठ से। क्या किससे निकल, इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। क्या याद रखेंगे? उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। तो अब इसी के आगे चलते हैं फिर तालव्य की ओर। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे तालव्य वर्ण क्या है कि तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहते हैं। यानी कि जो तालु से आपके उच्चारण स्थान उसका होगा, जो तालु से उसका आवाज निकलेगी उसी को हम लोग तालव्य कहते हैं। जैसे हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, इय, य, तलव्य, स, ये सभी के उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य हैं। याद रखेंगे, यानी तालु हैं। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक आपका यहाँ पे है मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा से देखिए किनकी आवाज निकलती है कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा यानी मुंह के अंदर का तालु, मूर्धा मीन्स मुंह के अंदर का तालु और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग से जो निकलती है, से जो होता है, उन्हें हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं या मूर्धा वाले वर्ण कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है देखेंगे, बड़ी री, ट, ठ, ड, ढ, ण और र और मूर्धन्य स, ये सभी के उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, यानी मूर्धा है। तो अब चलेंगे आगे दंत्य वर्ण की ओर और ध्यान देंगे यहाँ पे कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा दंतों को स्पर्श करे उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। यानी जिसके उच्चारण जब करते हैं तो आपके जो जीभ है वो दंत को यानी कि दांत को जो स्पर्श करता है, छूता है, उन्हें हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर्षऊ, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ, म, ये क्या है? दंत्य वर्ण है। क्या है? दंत्य वर्ण है। आप देखेंगे ओष्ठ वर्ण की ओर ध्यान देंगे, यहाँ पे ओष्ठ वर्ण की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे कि जिन वर्णों का उच्चारण होठों यानी कि लिप्स से किया जाए, लिप्स मतलब होठ होता है, आप समझते ही हैं,
उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी कि ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण को ओष्ठ वर्ण कहेंगे। जैसे कौन है, तो दीर्घऊ, हर्षऊ, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ से निकलते हैं। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओठ। तो चलेंगे आगे, नासिका वर्ण देखेंगे यहाँ पे। जिन वर्णों के उच्चारण नासिका यानी कि नोज से किया जाए, यानी कि नाक से किया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण नासिका यानी कि नाक से किया जाए, नोज से किया जाए, उन्हें नासिकीय वर्ण कहते हैं। तो उसमें है कौन कौन से, तो देखेंगे अंग, इ, ण, न, म, अनुस्वार, ये सभी क्या है, नासिकीय वर्ण है। क्या है, नासिकीय वर्ण है। तो इस प्रकार से आगे आपका है, ध्यान देंगे, देखेंगे यहां पे कंठ तालव्य, कंठ और तालु। कंठ तालव्य मीन्स क्या हुआ, कंठ और तालु। तो जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। यानी कि उसमें कंठ की भी सहायता हो रही है और तालु के भी सहायता ली जा रही है, और तब जाकर के जिस वर्ण को बोला जा रहा है उसी को हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे क्या है, ए और अय, ये दो वर्ण हैं वैसे। अब आगे देखेंगे, इसमें कंठोष्ठ वर्ण देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, कंठोष्ठ वर्ण यहाँ पे कि कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। यानी उसमें कंठ की भी सहायता हो और उसमें क्या, ओठ के भी सहायता हो, और दोनों के मिल करके कॉम्बिनेशन बन करके जो वर्ण बोले जाएंगे उसी को हम लोग कंठोष्ठ वर्ण कहेंगे। और वो है कौन कौन से, ओ और औ। तो चलेंगे आगे की ओर। अगला है आपका दंतोष्ठ वर्ण। ध्यान देंगे यहाँ पे, वे वर्ण जो दांत और होठ दोनों की सहायता से बोले जाते हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी कि इसमें, इस वर्ण में दांत और होठ दोनों की सहायता होगी, इसलिए इसे हम लोग दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या है ये, व। तो याद रखेंगे इस प्रकार से। आपको, हमें आशा होगा कि आप लोग जो इनके 9 भाग हैं, 9 भागों के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे और नोट्स भी आप तैयार करते चले होंगे। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल, जैसा कि हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वर्ण हैं, उनके उच्चारण स्थान है, और तब उनको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो देखेंगे, अ, आ, कवर्ग, कवर्ग में हो गया आपका क, ख, ग, घ, अंग। इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और कंठ को हम लोग कंठ्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हम, आप समझ सकते हैं क्या, किसको देखेंगे यहाँ पे, उसी में ह और विसर्ग भी था, जो कंठ की है उच्चारण स्थान, और उसका हम जो लोग कहते हैं क्या, कंठ्य। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, कि य, च, चवर्ग, तलव्य, स, य, ये जो है तालु से उच्चारण होते हैं, इसलिए इसे हम लोग तालव्य कहते हैं। और आगे आप पढ़ेंगे इस प्रकार से, री और टवर्ग जो है, री और टवर्ग, टवर्ग का मतलब ट से अवर्ग तर, र और ई जो आपका मूर्धन्य स है, ये मूर्धा है इसका उच्चारण स्थान, इसलिए इसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप, तवर्ग में क्या हो जाते हैं, तथा द न हो जाते हैं, और ल और क्या हो गया, दंत्य स, इसको जो है उच्चारण स्थान दांत है, और इसलिए हम लोग इसे दंत्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कि हर्षऊ, दीर्घऊ और पवर्ग, पवर्ग में आपका जो है वो प से लेकर के म तक आ जाता है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो ओठ है, इसलिए हम लोग इसका नाम जो देते हैं वो ओष्ठ नाम देते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, ए और अय जो है इसका कंठ और तालु उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है, जिसके कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ कि ओ और औ इसका जो है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और क्या, ओष्ठ से, और इसलिए हम लोग इसको कंठोष्ठ कहते हैं। व का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है, यानी कि दांत और ओठ से, इसलिए हम लोग इसको दंतोष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे
कि अंग य ण न और म, ये जो क्या है, वर्णों के 5 वर्ण हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्गों के 5 वर्ण हैं। तो इसको हम लोग नासिका, इसका जो है उच्चारण स्थान है, और इसलिए इसको हम लोग नाम जो है नासिकीय लिखते हैं। तो और आगे आप देखेंगे इस प्रकार से, अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इसके जो उच्चारण स्थान है, अनुस्वार आप समझते ही है, ये जो है इस प्रकार के अनुस्वार होते हैं, और चंद्रबिंदु जो है वो इस प्रकार के होते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अनुनासिक, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से और आगे थोड़ी सी ध्यान देंगे, एक मुख्य बातें हैं इसमें कि अंग य टवर्ग तवर्ग न म का उच्चारण स्थान नासिका के साथ उनके वर्गानुसार क्रम था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ भी होते हैं। तो इस प्रकार से अब देखेंगे यहाँ पे वर्णमाला में अन्य ध्वनियां, वर्णमाला में कुछ और अन्य ध्वनियां होते हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे आयोगवाह के बारे में हम थोड़ी सी समझ लेंगे कि हिंदी में अन यानी अ आ इ ई जब आप स्वर लिखते हैं तो एक अन और एक अ क्या है, 11 स्वरों के बाद में लिखे जाते हैं। अ तक आपका स्वर होता है और उसके बाद में जो एक अन है और एक अ है, ये लिखे जाते हैं। इन्हें क्या है, इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुस्वार कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, अतः स्वर भी नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग स्वर के साथ होता है, अतः ये व्यंजन भी नहीं बन पाते हैं। ये अपनी ध्वनि को वहन करते हैं, परंतु क्या है, योग नहीं करते। वहन करते हैं परंतु योग नहीं करते हैं, अतः आयोगवाह कहे जाते हैं। न तो ये क्या है, स्वर है, और न ही ये क्या है, व्यंजन है। ये अपने ध्वनि के क्या करते हैं, योग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसे आयोगवाह कहे जाते हैं। तो आयोगवाहों की संख्या कितनी है, 2। कौन, एक अनुस्वार और एक क्या, विसर्ग। विसर्ग को हम लोग ऐसे लिखते हैं और अनुस्वार को एक ऊपर बिंदु दे देते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं। तो आई होप हमें ऐसा होगा कि आप सभी अच्छी तरह से इसको नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम वीडियो के माध्यम से श्रृंखला बाय श्रृंखला हिंदी व्याकरण के निम्नतम सीढ़ी से उच्चतम सीढ़ी तक डालते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से एक अच्छी सी हिंदी व्याकरण के नोट्स आप बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत वेलकम। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनके पास इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा।